नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। अहमदाबाद में हो रहे 2 दिनी कांग्रेस अधिवेशन की बात आज करेंगे हम, जहां से कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। लेकिन कांग्रेस के चिंतन शिविर यानी अधिवेशन से प्रियंका गांधी का नदारद रहना तमाम सवाल खड़े करता है। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस के अधिवेशन के पहले दिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय स्मारक पर हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत 158 सदस्यों ने इस अधिवेशन में हिस्सा लिया। सीडब्ल्यूसी की बैठक में हिस्सा लिया। इस अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अनुपस्थित रहीं। सीडब्ल्यूसी की बैठक में प्रियंका गांधी की नदारद रहने वाली चर्चा सुर्खियों में रही। मीडिया बार बार पूछता रहा इस पे सवाल। हालांकि बाद में इस मुद्दे पर पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश से जब सवाल हुआ तो उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और बताया कि कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि बैठक में 35 सदस्य अनुपस्थित थे और किसी एक सदस्य को अलग से उनके बारे में बात करना उचित नहीं होगा। कांग्रेस संगठन सचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि प्रियंका गांधी ने पार्टी से पहले ही अनुरोध किया था कि उन्हें विदेश में पहले से तय कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए एआईसीसी सत्र और संसद सत्र छोड़ने की अनुमति दी जाए और पार्टी ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया था। गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती तट पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। खड़गे ने कहा कि आज सरकार का हर तरफ दखल बढ़ रहा है। आगे खड़गे ने यह भी कहा कि कांग्रेस आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि चुनावी संस्थाएं भी सरकार के कब्जे में है, सरकार हर चीज में दखल दे रही है, चुनावों में स्कैम किया जा रहा है। खड़गे ने कहा कि दुनिया के विकसित देशों में ईवीएम को पीछे छोड़ दिया गया और बैलेट पेपर को अपना लिया गया है। दुनिया में कहीं भी ईवीएम उपलब्ध नहीं है। देश के 140 करोड़ लोग लोकतंत्र की स्वतंत्रता में विश्वास रखते हैं। आज या बाद में हम इस देश के युवा उठेंगे और आपके हाथ थामेंगे, कहेंगे कि हमारे पास ईवीएम नहीं, बैलेट पेपर होना चाहिए। खड़गे ने कहा कि अमेरिका में हमारे खिलाफ 26% टैरिफ लगाया गया, मगर सरकार ने संसद में इस पर कोई चर्चा नहीं होने दी। हमने उसी दोपहर इस मुद्दे को उठाया था। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हम आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं। अंतर बस इतना है कि पहले सांप्रदायिकता से विदेशियों को फायदा होता था, अब सरकार को हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी संपत्तियों को बेच रही है। अधिवेशन में खड़गे ने वक्फ संशोधन अधिनियम का जिक्र किया और कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने की बजाय सरकार ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के लिए देर रात तक बहस की। मणिपुर जैसे मुद्दों पर सुबह 4:40 तक बहस शुरू हो गई। मैंने शाह से कहा कि हमने अगले दिन इस बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन सरकार ने मना कर दिया। इससे पता चलता है कि वे जनता से कुछ छिपाना चाहते हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रखर दीक्षित, प्रवक्ता कांग्रेस, और डॉक्टर मोहम्मद अमीन, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रखर दीक्षित जी, पहला सवाल आप ही से। प्रियंका जी नदारद रहती हैं, कांग्रेस की बड़ी और सर्वमान्य नेता, क्या इतना महत्वपूर्ण अधिवेशन होता है, साल भर से उसकी तैयारियां होती हैं, क्या उनको मालूम नहीं था कि अधिवेशन होने वाला है, या उनको लगा कि उनके बिना भी काम चल जाएगा? प्रसून जी, एक तो मैं थोड़ी सी त्रुटि का करेक्शन करना चाहूंगा। मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, कांग्रेस पार्टी का मेंबर जरूर हूँ, नंबर 1। नंबर 2 बात, आपने बहुत अच्छी बात कही। एक पार्टी एक ऑर्गेनाइजेशन जैसी होती है और बड़े नेता भी अपनी पर्सनल डिफिकल्टीज की वजह से अधिवेशनों से दूर रह सकते हैं। हालांकि ये सब सारे प्रोग्राम जो हैं वो महीनों पहले डिसाइड होते हैं, लेकिन ऐसी चीजें कोई नई नहीं है और सारी पार्टियों में होती हैं। लेकिन मैं कल भी पिक्चर देख रहा था
मैं अधिवेशन का पार्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं कल भी पिक्चर देख रहा था, लगभग सारे ही सीनियर लीडर उसमें अवेलेबल हैं और मौजूद है। और प्रियंका जी जमीनी तौर पे तो पूरी तरीके से काम कर ही रही हैं, तो अधिवेशन से उनका न सम्मिलित होना कोई बहुत बड़ी चीज के तौर पे मैं नहीं देखता हूँ। आप नहीं देखते? हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब हैं। मोहम्मद अमीन साहब, प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस अधिवेशन में शामिल नहीं होती हैं, इसे क्या सामान्य बात माना जाए या कोई बड़ा इशारा है इस ओर? भाई देखिए, जहाँ तक सवाल है प्रियंका गांधी वाड्रा का, वो अभी एमपी बनी है, उससे पहले जनरल सेक्रेटरी थी, फिर वो इनएक्टिव हो गई, उसके बाद भी पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा उन्होंने बाई इलेक्शन पे 22 की सीट पे। इससे पहले उनके भाई वहाँ पर कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। तो ये अभी इतने अच्छे सीनियर लोग हैं, इन्हीं के पीछे कांग्रेस जानी जाती है, इसी परिवार के पीछे कांग्रेस चल रही है। आप देखिए कितना बड़ा मुद्दा है इस बात को, कि जो हमारे प्रवक्ता ने कहा इस बात को, ये ऐसा है कोई आसानी की बात है, इस तरह होता रहता है। सही बात है, क्योंकि ये लोग इतने मतलब कर्तव्य के प्रति से कर्तव्यहीन है कि आप देखिए पार्लियामेंट के अंदर मुस्लिम के लिए वक्फ का बिल लाया गया, वहीं पर राहुल गांधी बैठे हैं, वो बोल नहीं रहे हैं। उसके बाद जब वोटिंग हुई तो उस दिन न प्रियंका थी न राहुल थे। ये क्या दर्शाता है? सोनिया जी भी नहीं बोली इस तरह के जिस तरह बोलना चाहिए। पूरे परिवार ने चुप्पी साध रखी थी कि क्या चाहते हैं। इसीलिए इन्हीं के कारण से ही कांग्रेस देश में खत्म हुई है और बीजेपी एक्टिव रहती है। इसीलिए आज बीजेपी को कुछ नहीं कह सकते सिर्फ इन लोगों के अलावा एक ही पास है कि बीजेपी बेईमानी करती है, चाहे वो इलेक्शन के लिए हो, चाहे चुनाव आयोग की तरफ से हो। मैं उसको भी कंडेम करता हूँ, क्योंकि क्या है, ये लाई गई कांग्रेस में लाई गई थी 2008 में, और उसके बाद ईवीएम के चुनाव हो रहे हैं। प्रखर जी आपके पास मैं दोबारा आऊंगा। आपत्ति करता हूँ इनके पास प्रखर जी मैं दोबारा आऊंगा आपके पास, ज्यादा समय आपको दूंगा। प्रखर जी बस शांति से सुन लीजिए आप उनकी बात। डॉक्टर मोहम्मद अमीन को बता दीजिए कि चुनाव आयोग कभी बेईमानी नहीं करता, ये लोग खुद काम नहीं करते हैं और ये पोलराइजेशन खुद करते हैं। आज कह रहे हैं मुसलमानों के लिए कि वो बोलेंगे राहुल गांधी उनके मुद्दे उठाएंगे। अरे तुम क्या उठाओगे भाई? इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है देश के अंदर, जिसके अंदर सभी लोगों के दलों ने अपनी अपनी बातें रखी और मुस्लिम को प्रोटेक्ट किया। बल्कि बीजेपी को भी कहना पड़ा इस बात को कि हम इनके जो वक्फ बोर्ड के नियम हैं उनमें हम ज्यादा बदलाव नहीं ला रहे, प्रशासनिक सुधार ला रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, यानी उन्होंने भी प्रोटेक्ट किया मुसलमानों को। और आज इस तरह की बातें हैं कि इनके सीनियर लीडर्स अपने अधिवेशन में तो क्या जाएंगे जब पार्लियामेंट की कार्रवाई में नहीं होते हैं दोनों भाई बहन और मदर। प्रखर दीक्षित जी यही बात मैं भी आपसे कह रहा हूँ। इससे नेताओं के अपने पार्टी, अपने कार्यकर्ता, अपने विजन के ऊपर कितने गंभीर हैं ऐसे नेता, इससे पता चलता है। पूरे महीनों की, सुन तो लीजिए प्रखर जी, महीनों की तैयारी थी। डॉक्टर मोहम्मद अमीन खुद कह रहे हैं कि आप जिस ईवीएम की बात कह रहे हैं, मुसलमानों का भरोसा ईवीएम से नहीं हटा है, कांग्रेस पार्टी का ईवीएम से भरोसा हटा है। और अब सवाल बस इतना होता है कि आप संसद में नहीं शामिल होते हैं लेकिन अपने पार्टी के अधिवेशन में भी चले जाते हैं, तो ये फिर सवाल खड़ा होता है। हाँ, मैं 2-3 बातों पे बात करना चाहूंगा जी। जिस तरीके से ये अमीन साहब, डॉक्टर साहब जिस भी सब्जेक्ट के डॉक्टर हो, पहली बात तो अगर केवल पीएचडी है तो डॉक्टर लगाना गलत है। मैं आपको बता दूं प्रखर दीक्षित जी, मोहम्मद अमीन साहब चुनाव आयोग में सीनियर पोजीशन पे काम कर चुके हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मेरा भी बहुत चुनाव आयोग से सरोकार रहा है, मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट भी हूँ, तो इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने भी चुनाव आयोग का काम बहुत करीबी से देखा है। उत्तराखंड में भी बाई इलेक्शन में देखा मैंने। उत्तराखंड में मुझे बोलने दीजिए, जब आप बोल रहे थे तब मैंने हस्तक्षेप नहीं किया। मैंने बता दिया एक बात। नंबर 2 बात, ये जितनी बात कर रहे हैं वक्त बिल को लेकर के, ये अपनी आवाम के बीच में और अपने लोगों के बीच में खुद ये बात कहते कि मोदी ने ज्यादा चेंज नहीं किया और तब इनका विरोध ना हो तो मैं इनकी बात मान लूं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, कांग्रेस ने कभी नहीं प्रखर जी, मैं आपसे बीच में इंटरप्ट इसलिए करना चाहता हूं कि अपने समुदाय में, मैं खुद जानता हूं निजी तौर पे कि अपने समुदाय में खुल के उनको शिक्षित कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, उनको राष्ट्रीय मुद्दों से जोड़ रहे हैं और ऐसी बातें सबके सामने कहते हैं, डरते नहीं हैं। और आपको पता है दिल्ली के एलीट क्लास के, सुन लीजिए प्रखर जी, मुस्लिम मंच का पार्ट होंगे नहीं, मुस्लिम मंच के पार्ट नहीं है लेकिन फिर भी बोलते हैं। आप सुनिए प्रखर जी, मैं आपसे केवल कह रहा हूं, व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए आप।
आप ऐसी बात करिए जो पूरे समुदाय के बारे में हो, देश के बारे में हो, समाज के बारे में। कपिल सिब्बल को भी टीवी डिबेट में करता हूं मैं। जब बात जो कपिल अधिवेशन सिब्बल की जी का थी, टीवी डिबेट में क्या होता अधिवेशन है? से ये वक्फ बोर्ड पे आ गए। वो इनका वक्फ बोर्ड प्रेसिडेंट से है। आपने बात करी प्रियंका जी के अधिवेशन में ना होने की। मैं इसको एक सिंगल आउट करने की बात मानता हूं, लेकिन मैं फिर भी इस बात को बहुत क्लियरली मानता हूं कि आप अधिवेशन से जुड़े रहे। जब अमीन जी बात स्पेसिफिकली कर रहे हैं कि कांग्रेस के सरोकार मुसलमानों से क्या है, तो मेरा इनको जवाब देना बनता है 100%। जवाब दीजिए प्रखर जी आप। तो मैं जवाब दे रहा हूँ। ये पर्सनल हो रहा है तो मैं भी पर्सनल हो रहा हूँ जी। ये मेरे लीडर्स के बारे में पर्सनल होंगे तो मैं भी उनके बारे में पर्सनल होऊंगा। बहुत क्लियर नहीं, बात है। लीडर के बारे में पर्सनल होना अलग बात है, उनके नहीं रहने का मामला अलग है। क्यों आपने ये नहीं कहा कि मोदी जी ने वैचारिक गठबंधन की स्तर वजह से पे अमित शाह को प्रतिबद्धता, छोड़ने सुन के लीजिए लिए- प्रखर जी, हाँ, अमित शाह मुझसे- कह रहे हैं कि ईवीएम पे, अमित शाह सुन जी तो लीजिए ने- मेरी बात मोदी जी प्रखर क्यों जी, चले गए? बात सुनेंगे तब मोदी जवाब जी देंगे श्रीलंका आप। और- मोदी जी श्रीलंका और अमित दूसरी शाह यात्राओं पे कह क्यों रहे चले गए? हैं कि जिन लोगों को अमित शाह ईवीएम कुछ भी से कहे, अमित शाह समस्या प्रधान है कमांड है ना। उनको अमित शाह सुबह प्रधानमंत्री तो नहीं है। 6 बजे से लेके रात में 1 बजे तक पार्टी के लिए काम करना चाहिए। ईवीएम भी उनके करें, पक्ष कुछ भी, में अमित जवाब शाह कुछ देगी, भी कर ले। लेकिन आखिरी- आप आखिरी सुबह बार 6 बजे बीजेपी से ने- लेके रात में 1 आखिरी बजे बार तक बीजेपी सोएंगे, ने अपने इतनी लिए हड़बड़ी काम में जब करेंगे वोटिंग तो कराई उससे थी, पार्टी का हित नहीं होना है। आखिरी बार जब इन्होंने बीजेपी ने वोटिंग कराई थी इतनी हड़बड़ी में तो जीएसटी पे कराई थी। उस जीएसटी ने एमएसएमई की कमर तोड़ दी है। आज की तारीख में कोई व्यक्ति देश में ऐसा नहीं होगा जिसके जान पहचान के 4-5 बेरोजगार ना हो। नंबर 1। नंबर 2 बात, हम बात कर रहे हैं अधिवेशन की। हाँ। तो अधिवेशन की जब मैं बात करता हूं तो 1902 से लेकर के और 1961 तक कांग्रेस ने 5 अधिवेशन करे। ये दुर्भाग्य है कि हमारी पार्टी ने 60 साल बाद इस ये 5 अधिवेशन का कहाँ से आंकड़ा आया प्रखर जी? कहाँ से आंकड़ा है? आपको गूगल कर लीजिए। अरे मैं बता रहा हूँ ना, हर साल होते थे आपके अधिवेशन, आप तो अपनी पार्टी को खुद कमतर कर दे रहे हैं। अधिवेशन गुजरात में नहीं हुआ भाई साहब। हाँ, आप गुजरात की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। गुजरात की बात मैं कर रहा गुजरात में, हूँ। ठीक है। आप गुजरात के अधिवेशन की बात कर रहे हैं, मैं इसलिए गुजरात की बात कर रहा हूँ। जी। जहां तक बात है इनकी, डॉक्टर साहब ने जो बात कही कि मुसलमानों की हित की बात, राहुल गांधी ने कब केवल मुसलमानों के हित की बात करी है? राहुल गांधी तो कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। यही बात तो कहते हैं भाई, जितना अरे, परसेंट है उतना प्रखर जी उसको हम- उन्होंने ये बात भी कही है हम्म, कि जो कांग्रेस के लोग थे, खासकर उनका बड़े नेताओं पे तंज था कि उन्होंने ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित इन तीनों के ही समीकरण पे फोकस किया, ओबीसी को भूल गए। अब उससे निकलना चाहिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। अब सवाल उठता है कि वह मुसलमानों से उभरेंगे, ब्राह्मणों से उभरेंगे या दलितों से उभरेंगे? आप बताइए कि क्या रणनीति है? देखिए राहुल, मैं तो 2 प्रदेशों में काम करता हूँ, एक उत्तर प्रदेश और एक दिल्ली। ठीक है, अगल बगल के प्रदेशों हरियाणा में भी मैंने काम किया जी। है। राहुल जी राष्ट्रीय लीडर हैं, वो हो सकता है एक समग्र पूरे देश की बात कर रहे हो, वो साउथ के ओबीसी की बात कर रहे हो। जिन जातियों की मुझे अनुमान भी नहीं क्या है तो मैं उसके बारे में तो बात कर नहीं सकता। अपने लीडर की इस बात के बारे में मैं कहां से कर दूं जब मुझे ज्ञान ही नहीं है उस चीज का। प्रखर जी, नंबर 1। आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये समझ लीजिए जिन 3 जातियों का नाम गिनाया जा रहा है वो पूरे भारतवर्ष में है। दलित पूरे भारतवर्ष में है, ब्राह्मण नहीं, पूरे लेकिन- भारतवर्ष में है। सुन लीजिए प्रखर जी, हाँ हाँ, और बोलिए। मुस्लिम भी पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, आप हाँ। किसको हटा के ओबीसी को आप लाना चाह रहे हैं या किससे किनारा करना चाह रहे हैं? नहीं, किसी को किनारा नहीं करना चाह रहे हैं। हमारी तो पूरी पॉलिटिक्स ही देश में, देश के समग्र विकास की पॉलिटिक्स है। देश का अगर 20% या 18% मुसलमान है 125 करोड़ में, और वो पिछड़ा है तो क्या देश आगे बढ़ेगा? हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि मुसलमानों की माइनॉरिटी होते हुए सारे संसाधनों पे पहला हक है। अरे तो कोई बता दे मुझे किसी प्रधानमंत्री ने ये बात कही हो? मुझे मनमोहन सिंह के साथ में बैठा हूँ और अरे आप बहुत बड़े आदमी हैं, आप बैठे, आप उठे, आप पढ़े, रहने दीजिए उस कमेटी बात की को। रिपोर्ट में सिवाय सरदारों को देने के अलावा माइनॉरिटी को कुछ नहीं दिया, कूड़ेदान में डाल दिया सच्चर कमेटी को। क्या बात आपने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी नहीं है, सच्चर इसका कमेटी मतलब कूड़ेदान में डाली मेरे सामने। आपने पढ़ी नहीं है, इसका मतलब कह तो रहा हूँ मैं। अरे नहीं, हमने पढ़ लिया। सच्चर खुद मौजूद थे, मनमोहन सिंह और सच्चर कांग्रेस के समय में ही सच्चर कमेटी बनी, कांग्रेस के समय में ही अनुशंसा हुई। सुन लीजिए प्रखर जी, सच्चर कमेटी की बात मैं करना नहीं चाहता था, अधिवेशन की बात चल रही है, लेकिन कांग्रेस ने ही इस कमेटी को गठित किया, कांग्रेस ने इस कमेटी की रिपोर्टों को अनुशंसा की, मुसलमानों के फिर मानना क्यों नहीं सरोकारों की अगर था? बात करें,
मुसलमानों के सरोकारों की हमको बात समझिए करें, वकील साहब, हम थे उसमें। एसटी के सरोकारों की बात करें, ओबीसी के सरोकारों की बात बात करें, कर रहा हूं जितना मैं 2008 काम की। इसमें कांग्रेस ने किया है 2008 किसी में पार्टी ने नहीं किया है और न कोई पार्टी करेगी। और अगर ये मैं निश्चित बता सकता हूँ। मोदी जी झोले अपनी शक्ल के, योगी जी झोले अपनी शक्ल के बात करते हैं, लेकिन किसी भी दिन ये लोग उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम नहीं करेंगे। चलिए ठीक अगर है आपको प्रखर देखना है- जी, प्रखर जी, बस मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, अभी मैं आपसे दोबारा आता हूँ। डॉक्टर मोहम्मद अमीन से पूछना चाहता हूँ, वक्फ बोर्ड का जो मुद्दा आपने उठाया, कांग्रेस भी अपने अधिवेशन में जोर शोर से उठा रही है, कह रही है कि असल में इसका मकसद मुस्लिमों को टारगेट करना है। आपको लगता है कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल सही बात है जी, मुस्लिम को टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि इनके मिस्टर रहमान जो राज्यसभा के उपसभापति थे, उनके पास करोड़ों रुपए की जमीन खाई है इन्होंने। खड़गे साहब के पास है वक्फ बोर्ड की सारी जमीन, वहाँ कर्नाटक में। क्या बात करते हैं, जब इनके अध्यक्ष के पास है और इनके लोगों के पास है, इनके कार्यकर्ताओं नेताओं के पास है, तो क्या बचा वहाँ पर? उसकी रिपोर्ट उसके पीछे पड़े हुए वहाँ पे कोई बीजेपी प्रखर जी जवाब दे दीजिए। चेयरमैन। अरे मैं तो कहता हूँ डॉक्टर अमीन ने इतने बड़े बड़े लोगों का नाम जोड़ा, लेकिन डॉक्टर अमीन ने रिलायंस के धीरू भाई अंबानी का नाम क्यों नहीं जोड़ा इसमें? आप भी देने वाले तो आपसे ना, आप भी पूछिए, हम कहाँ से देने वाले हैं? धीरू भाई अपने अंबानी जमीन को बेची, हम कहाँ से बेचेंगे? हम कहाँ से बनाया है। बेचेंगे? हम कहाँ से बेचेंगे? आप विश्वास मानिए, इतना फालतू का मुद्दा है ये। इलाहाबाद का आधा शहर वक्त की जमीन पर बसा हुआ है, ठीक है? और प्रखर दीक्षित जी, प्रखर दीक्षित जी, अब फिर एक गलत टिप्पणी आप कर रहे हैं, कह रहे हैं आधा शहर वक्त की जमीन पे बसा हुआ है। आप जाकर के देखिए। नहीं, आप सुन लीजिए, वक्त की जमीन क्या होती है प्रखर जी? मीडिया की रिपोर्ट क्या? मीडिया की रिपोर्ट मैं बोल रहा हूँ आपसे, आप सुनिए। प्रखर जी, कुरान में लिखा हुआ है कि मोहम्मद साहब, अरे नहीं, आपको मतलब होना चाहिए। आप उसी के बात पे, उसी के बिना पे बात करते हो, आप कहते हैं मतलब नहीं है। नहीं बिल्कुल। मोहम्मद साहब ने कुरान में लिखा है कि जब भी आप एक पैसे का भी लेन देन करें, सुन लीजिए, जब भी आप एक पैसे का लेन देन करें तो उसमें गवाह होना चाहिए, उसमें तमाम लिखा पढ़ी होना चाहिए। और यहाँ आप हजारों करोड़ की जमीन कह रहे हैं हमारे पास कागजात नहीं है, खो गए। उसी कुरान को रोज पढ़ रहे हैं, उसकी बातें भूल गए। आप कह रहे हैं जहां नमाज पढ़ा जाएगा वहां जमीन आपकी हो जाएगी। देखिए, मैं प्रखर जी दूसरी बात कह रहा था, अधिवेशन में ऐसे मुद्दे उठाए जाएं और ऐसी चीजें की जाए जिससे वास्तव में समाज को जोड़ा जा सके, लेकिन किसी की कीमत पे नहीं। शायद कांग्रेस की कोशिश यही है, वैचारिक स्तर पे कांग्रेस कमजोर हो गई है, उसको स्वीकार कर लिया गया है। संगठन के तौर पे कांग्रेस कमजोर है, स्वीकार आ गया है। कमजोरी स्वीकार करने के बाद, सुनिए, वैचारिक स्तर पे कांग्रेस कमजोर नहीं है, तभी गांधी और पटेल की बात कर रही है। वैचारिक स्तर पे बीजेपी बैंकरप्ट है, तभी उसको पटेल लेने पड़ते हैं, तभी पटेल लेना पड़ा। सुन तो लीजिए, यही बीजेपी कह रही है कि आखिर हम गांधी से निकल के कांग्रेस आज पटेल जी की बात कर रही है। नहीं, पटेल की बात हमेशा करी हमने। नेहरू जी ने पटेल जी की बेटी को बहुत समय तक वजीफा दिलवाया। कौन सी बात कर रहे हैं आप? बहुत बढ़िया। कभी पटेल को भूली नहीं। पटेल के नाम पे इतने शहरों में सड़कें हैं, आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, पटेल चौक हॉस्पिटल है, किसने नाम किया ये? चलिए ठीक है, पूरा मुगलों के नाम से पूरी सड़कें बना दी, आप कह रहे हैं पटेल के नाम से। चलिए, कौन से मुगलों के नाम से सड़कें? डॉक्टर मोहम्मद अमीन, तुष्टीकरण की राजनीति हुई या नहीं? तुष्टीकरण की राजनीति की गई या नहीं? ये तो कर ही रहे हैं, आप देखें ना। अच्छा गप और तू बात यह है कि सवाल यह है कि कांग्रेस के लोगों ने ही ज्यादातर जमीनें खाई हैं, इनके लोगों ने, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो। अरे भाई, तो कौन मना कर रहा है? आप 10 साल से बीजेपी सरकार में है, बीजेपी ने क्यों नहीं जांच करवाई इसकी? जांच करवा तो ली, कानून बना दिया। आप क्या चाहते प्रखर जी? कानून नहीं, जांच की बात कह रहा हूँ मैं। कानून नोटिफाई कर दिया, जमीनें तैयारी करिए वापस आने की। दिक्कत क्या हो रही प्रखर जी? जमीन पे कांग्रेस पहुंच रही, इसीलिए बीजेपी बौखलाई हुई है। अगर ये तो बीजेपी को इतनी दिक्कत नहीं होती। 27 के चुनाव में लोहे के चने चबाने पड़ेंगे बीजेपी को। गुजरात में लिख के ले लीजिए मुझसे, आप देखते रहिएगा, नहीं होने वाला। प्रखर जी, 85 के बाद दर्शन नहीं हुए सत्ता के, उसके पीछे क्या कारण देखते हैं प्रखर जी? ये डॉक्टर अमीन को, जिनको ये पॉलिटिकल एनालिस्ट कह के बैठाए, इनको सीधे बीजेपी कार्यकर्ता कह के बैठाया करिए, तो इनसे बात करने में मजा आए कुछ। अरे भाई, आप एक बात बताइए, अगर आप 4 मौलाना मुसलमान को बैठा लेते हैं तब तो नहीं कहते हैं कि इनको क्यों बैठाया? एक पढ़ा लिखा मुसलमान ब्यूरोक्रेट
सीनियर लेवल पे भारत सरकार में काम कर चुका व्यक्ति अगर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे मुसलमानों को मुख्य धारा में लाना चाहता है तो आप उससे नाराज कपिल हैं? सिब्बल जी से भी बात करता हूँ टीवी पे 1 to 1। हाँ, तो करिए, बहुत अच्छी बात है। बढ़िया करिए, बहुत अच्छी बात है। इसमें क्या बुरी बात है? कपिल सिब्बल जी वो बहुत लोगों से बात करते हैं। फैक्ट पे मैं भी बिल्कुल बात करता हूँ टीवी डिबेट 1 to 1। आपने जितनी भी बातें करी, आपने सेलेक्टिव इंटरप्रिटेशन किया, आपने सेलेक्टिव कोटेशन किया। मैं बार बार इस बात को कहूंगा। आपने बात शुरू करी मुस्लिमों के तुष्टीकरण पे, आपने बात करी मुस्लिमों को कांग्रेस ने साइडलाइन किया। फिर आप खुद बात करने लगे का गठन कांग्रेस ने किया। कौन से ऐसे रिकमेंडेशन थे? एक सेकंड, कौन से ऐसे रिकमेंडेशन थे? वक्फ बोर्ड की जमीन प्रसिद्धि पूछिए इनके पास बेंगलोर में। क्या कह रहे हैं? नेताओं के, कांग्रेस के नेताओं पे है नहीं जमीन। अरे बिल्कुल है, उसमें पेपर में निकला, अखबारों में निकला हुआ है, बड़ी बड़ी चीजें, लेकिन मुद्दा दूसरा है। लोग अपनी जमीन बता रहे हैं, कांग्रेस के लोगों के पास जमीन नहीं होगी। सुन तो लीजिए, जो कहा जा रहा है वक्त के नाम पे जो विवाद हो रहा है उसमें साफ कहा गया है कि जमीन का कागज लीजिए और उस पे लीजिए। केवल किसी ने मस्जिद बना दी तो आपने उस पर कब्जा कर लिया, कह दिया कि नहीं अभी तो वक्त की हो गई। किसी ने नमाज पढ़ दिया तो जमीन कब्जा हो गई। 2013 में इसी कानून पे तो संसद में चर्चा हुई, तमाम नेताओं ने बोला, आपने भी सुना, हमने भी सुना। उसकी कमियों को दूर करने के लिए कोई तो उपाय करना था, नहीं करते तो आप कहते कानून क्यों नहीं बनाया जब सरकार में थी? वक्फ मुद्दा क्यों है? मुद्दा आपने बनाया है। वक्फ मुद्दा क्यों है? सारा वक्फ का काम ना वक्फ मुद्दा केवल इसलिए है क्योंकि और कोई मुद्दा हिंदू मुसलमान का मिल नहीं रहा। लोग बेजार हैं, नौकरियां नहीं है लोगों के पास, लोग भूखे मर रहे हैं। ठीक है प्रखर जी, मुद्दा अगर आप किसी समाज को सुधारना चाहते हैं तो उसकी चीजों को अगर आप टच करते हैं तो आप कहेंगे कि क्यों आप कर रहे हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी में इतने सुधार हुए हैं कि आज जो सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कम्युनिटी योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और हेमंत बिस्व शर्मा के जाकर के स्टेटमेंट सुन लीजिएगा और उसके बाद बताइएगा कि इस तरीके से आप जो है सुधार करते हैं, इस तरीके से आप जाकर के। अरे यही सवाल तो आपके ऊपर भी खड़ा हो रहा है। भारत सरकार के कानून को टीएमसी के साथ आप खड़े हो जाते हैं, टीएमसी कह रही है हम भारत सरकार के कानून को नहीं मानेंगे। कौन से भारत सरकार के कानून को नहीं मानेंगे? इसी वक्त बोर्ड के ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि हम वक्त बिल वाला जो कानून है उसको बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। जगदम्बिका पाल कांग्रेस से थे तो नहीं लागू होने। सुन लीजिए, बड़ी बात बता रहे हैं उनकी मंशा। डॉक्टर मोहम्मद अमीन बड़ी बात बता रहे हैं कि इस वक्त बोर्ड का जो चेयरमैन था वो पूर्व कांग्रेसी था। अरे तो पूर्व कांग्रेसी तो जो संघ के जो वो थे फाउंडर वो भी थे, उसमें क्या किया जा सकता है? हेमंत शर्मा कांग्रेसी, तो इसका क्या किया जा सकता है? आप तो ऐसी बात कर रहे हैं। अरे किया जा सकता है कि वो भी इस तरीके की तुष्टीकरण की नीतियों से नाराज थे। जब उनको मौका मिला तो उन्होंने वो काम किया जो देश के लिए, राष्ट्र के हित के लिए किया जा सकता है। मतलब आपका कहने का ये मतलब है कि जो बीजेपी में शामिल होगा वही सही काम कर रहा है? नहीं, आप आवाज उठाएंगे तो आप भी बेहतर काम कर सकते हैं। आप ये अपने मुंह से कह दीजिए, डिबेट खत्म हो जाएगी। मोहम्मद अमीन साहब अगर कुछ कह रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि बात, मतलब अगर वो बात करें तो बीजेपी की और आप बात करिए तो राष्ट्र की बात करिए। क्यों? अगर मोहम्मद अमीन साहब राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो मैं भी राष्ट्र की बात कर रहा हूँ, क्या दिक्कत की बात? अरे भाई, तो हम ये कह रहे हैं ना कि वक्फ बोर्ड में अगर कमियां है तो उसको दुरुस्त कर लीजिएगा, क्या बुराई चीज है? मैं क्या कह रहा हूँ, वक्फ बोर्ड की कमियां दिक्कत पसंद है और कमियां नहीं है इस देश में। अरे आप लाइए ना मुद्दे सामने, जब आपकी सरकार थी 70 साल तक तब आपने नहीं किया। 15 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री के कार्यालय से 4 किलोमीटर दूर निकला। दिल्ली पुलिस बता सकती है वो कहाँ है पैसा आज की तारीख में? इस पे प्रश्न कौन करेगा? आप एक जज के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं जबकि वह मामला कोर्ट में है। सुन लीजिए प्रखर जी, क्यों नहीं कहा करूंगा? बिल्कुल वह मामला कोर्ट में है और उस पे सभी नेताओं ने तीखी टिप्पणी की है, कहा है कि न्यायपालिका में सुधार होना चाहिए। मैं अलग बात कर रहा हूँ, क्या वक्त का मुद्दा इतना जरूरी है कि उस पर उठा करके डिबेट करी जाए, वो भी तब जब मुझे इनवाइट किया गया अधिवेशन को लेकर के? अरे मुद्दे पे आप आ गए, हम नहीं आए। मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ, सुन लीजिए प्रखर जी, अधिवेशन पे पूछ रहा हूँ आपसे कि अब जो नई रणनीति के तहत कांग्रेस आगे बढ़ रही है, आपको लगता है कि संगठन और विचारधारा के जरिए नए लोगों को जोड़ने में कांग्रेस कामयाब होगी और उसका पहला नतीजा गुजरात से ही आएगा? जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात तो कि आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। आपने पहले कहा था कि संगठन और विचारधारा दोनों में कांग्रेस वीक है,
जिसमें मैंने अपना विरोध व्यक्त किया था और कहा था कि विचारधारा में कांग्रेस कभी वीक नहीं रही जी। और कांग्रेस अभी भी गांधी, बोस, पटेल, नेहरू इन सबको लेकर के ही चल रही है। नंबर 1। नंबर 2 बात ये कि आपने संगठन की बात करी। हाँ, संगठन हमारे उन प्रदेशों का खासकर बहुत वीक है जहां पे हम बहुत समय से पावर में नहीं है, जैसे कि गुजरात, जैसे कि उत्तर प्रदेश, जैसे कि आप कह सकते हैं दिल्ली, इसमें हमारा संगठन वीक है, या अब हम हरियाणा को भी जोड़ सकते हैं उसमें। लेकिन अगर हम बात करें संगठन को एकजुट करने की, तो विचारधारा के अलावा कौन सी चीज है जो संगठन को एकजुट करता है? लीडर की बात तो केवल बात के मुद्दों पे होगी और मुद्दों पे होगी और प्रिंसिपल्स पे होगी जिन पे पार्टी खड़ी हुई है, उन मूलभूत चीजों पे। मूलभूत चीजें कांग्रेस की गांधी की अहिंसा और एक सेक्युलर माइंडसेट लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करना है, संविधान की बात करना है। लेकिन फिर सवाल खड़ा हो जाता है जब कानून बन जाता है तो संसद के कानून को नहीं मानने वाली बातें भी उसी संसद में होती हैं, जिस पे सवाल खड़ा होता है मंशा पर। विचारधारा तो बड़ी दूर की बात है। आप दोनों मेहमान इस खास चर्चा में आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।